सोचिए, एक इंसान जो धोती पहनता है, साइकिल से अपने गांव की सड़कों पर चलता है और एक बेहद सिंपल लाइफ जिया करता है। क्या आप यकीन करोगे कि वही इंसान आज एक ऐसी कंपनी का मालिक है जो 150 से भी ज्यादा देशों में फैली हुई है और इंडिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और मोस्ट प्रॉफिटेबल टेक कंपनी है। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं श्रीधर वेम्बो की, जिन्होंने जोहो की शुरुआत की थी, एक ऐसी कंपनी जिसने की टेक इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया था। श्रीधर वेम्बो इंडिया के 51st रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते हैं। इनकी कंपनी मात्र आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी के फील्ड में झंडे नहीं गाड़ रही, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में पूरा योगदान दे रही है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट को आम लोग नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट भी यूज किया करती है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि जोहो आखिर किया क्या करता है और यह कंपनी इतनी बड़ी कैसे बन गई। और सबसे बड़ा सवाल कि एक ऐसी कंपनी जो किसी भी तरीके की मार्केटिंग पर भरोसा नहीं करती, वो आखिर इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर गई। जोहो आज के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर में से एक है। इसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में 8703 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 2800 करोड़ के आसपास का। देखो, जहां पर इसके कॉम्पिटिटर्स नुकसान में चल रहे थे, वहीं जोहो 32.0 का प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर चुका है। लेकिन जितनी ज्यादा इंप्रेसिंग इस कंपनी की स्टोरी रही है, उतनी ही ज्यादा इंस्पायरिंग इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बो की कहानी रही है। श्रीधर वेम्बो, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 5.8 बिलियन डॉलर्स की है, वो आज के टाइम पर बड़े बड़े शहरों के ऐसो आराम से दूर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में रहा करते हैं। दूसरे अरब पतियों की तरह श्रीधर को आलीशान घरों या फिर महंगी गाड़ियों का शौक नहीं है और ये पर्टिकुलर सोच जोहो की सक्सेस को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। इन्होंने बिना किसी इन्वेस्टर की हेल्प लिए सिर्फ अपनी मेहनत और विजन के दम पर जोहो को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। हालांकि यह पर्टिकुलर सफर जितना इंस्पायरिंग नजर आता है, उतना ज्यादा चैलेंजिंग भी था। जेईई का एग्जाम देने के बाद उन्होंने 27वां रैंक हासिल किया, जिसकी वजह से उनको आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन बहुत ही जल्द उन्हें यह एहसास हो जाता है कि यह पर्टिकुलर पढ़ाई उनके मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमेशा से श्रीधर ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह रिसर्च और प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रायोरिटी दिया करते थे। आईआईटी मद्रास से अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने के बाद श्रीधर ने बैचलर की डिग्री हासिल की, लेकिन उनके सीखने की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इसीलिए उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया, जो दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर संस्थानों में से एक है। उन्हें उम्मीद थी कि प्रिंसटन में उन्हें वो खास और डीप एजुकेशन मिल पाएगी जो आईआईटी में नहीं मिल पाई थी। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद भी उनको वही किताबी ज्ञान देखने को मिला जो कि उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया हुआ था। इस तरीके के थियोरेटिकल पढ़ाई से वो थोड़ा निराश हो गए थे, क्योंकि वो कुछ नया और प्रैक्टिकल यूजफुल सीखने की उम्मीद कर रहे थे। और यह निराशा उनके लिए एक बैकअप कॉल की तरह थी, जिसने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर एजुकेशन में इतनी कमी है तो वह खुद कैसे कुछ अलग और इम्पैक्टफुल कर सकते हैं। और यही वो समय था जहाँ पर उनको जोहो जैसी बड़ी कंपनी बनाने की इंस्पिरेशन मिली। ऐसे में श्रीधर डिसाइड करते हैं कि वह सिर्फ यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी पढ़ाई को खुद के दम पर आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए प्रिंसटन में पढ़ाई के दौरान उन्होंने काफी कुछ अपने आप से सीखा, कई सारी बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर किया और वहाँ पर से एमएस और पीएचडी की डिग्री हासिल की। अभी तक आप समझ गए होंगे कि श्रीधर वेम्बो में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद ही 1994 में उन्हें कॉलकॉम नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में काम मिल गया। इस एक्सपीरियंस ने उनके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और यही वजह है कि इन्होंने जोहो वर्कप्लेस नाम का एक ऐसा यूनिफाइड कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म बनाया जो कि आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से कम्पीट कर रहा है। इस टूल को हर साइज के बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पर आपको जोहो मेल, जोहो वर्क ड्राइव, जोहो राइटर, जोहो सीट, जोहो शो, जोहो क्लिक, जोहो कनेक्ट और जोहो मीटिंग वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे टूल्स बिजनेस कम्युनिकेशन और आपके टीम वर्क को एफिशिएंट बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका काम स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जोहो वर्क प्लेस दूसरे सारे ऑप्शंस से अलग कैसे है। तो इसका सबसे पहला जवाब ये है कि ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यूजर्स की हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। दूसरा, अगर प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात करें तो यह पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एड फ्री है और यहाँ पर आपके डेटा की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। ये अपने यूजर्स का डेटा नहीं बेचा करती, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ लाइसेंस फीस पर आधारित है। तीसरा, जोहो वर्क प्लेस हर साइज के बिजनेस के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिससे कि उसके यूजर 60% की बचत कर सकते हैं। और चौथा, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, जो यूजर की हर समस्या का समाधान किया करता है। यहाँ पर बॉट्स नहीं बल्कि असली लोग काम किया करते हैं, जो कि आपकी तकलीफों को आपसे दूर किया करते हैं। फीचर की बात करें तो ये
डैशबोर्ड आपके पूरे के पूरी टीम को एक साथ काम करने में मदद करता है, चाहे आप ऑफिस से काम करें या फिर घर से या फिर लैपटॉप से या फिर मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से। इसमें जोहो मेल एक सेफ और एड फ्री मेल सर्विस है, जबकि जोहो वर्क ड्राइव क्लाउड स्पेस, क्लाउड स्टोरेज और वहाँ की शेयरिंग को आसान बना देता है। जोहो राइटर, जोहो सीट और जोहो शो जैसे टूल्स रियल टाइम कोलैबोरेशन को आसान बना दिया करते हैं। वही इंस्टेंट मैसेजिंग और इंस्टेंट कनेक्शन के लिए जोहो मीट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और जब वहीं पर बात आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो जोहो मीटिंग बहुत ज्यादा हेल्प किया करता है। और इन सभी फीचर्स के हिसाब से आप अपने सब्सक्रिप्शन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट दोनों का आपको फायदा मिलेगा। और आप भी चाहते हो कि ऑफिस में आपकी टीम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, तो आज और अभी जोहो वर्क प्लेस के लिए साइन अप कर लीजिए या फिर फ्री ट्रायल भी शुरू कर सकते हो। जोहो का कमिटमेंट मात्र बिजनेस सॉल्यूशन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग। इसके बारे में एक चीज जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि जोहो कंपनी की शुरुआत आखिर कैसे हुई और इसका आइडिया श्रीधर वेम्बू जी को कैसे आता है। कॉलकॉम में श्रीधर की नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, वहाँ पर उनकी सैलरी भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने काम में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढा। कॉलकॉम में काम करते वक्त श्रीधर ने ये देखा कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर जगह पर टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन भारत को अगर देखा जाए तो वो इस दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे था। और यहीं से उनको ये आइडिया आता है कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का अगर भारत में सही से इस्तेमाल किया जाए तो भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। इस आइडिया ने श्रीधर को अंदर से हिला दिया था। वो इस आइडिया को अपने भाई कुमार वेम्बू के साथ शेयर करते हैं और दोनों ने मिलकर इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर काफी विचार किया और ये तय किया कि क्यों ना वो लोग एक खुद की कंपनी शुरू कर दे। एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद मात्र बिजनेस करना ना हो, बल्कि भारत के लिए कुछ नया और रिवॉल्यूशनरी करना हो। साल 1996 में इसी विजन को लेकर श्रीधर वेम्बू भारत वापस लौटे और अपने भाई के साथ मिलकर चेन्नई के अंदर एक छोटे से कमरे में अपनी कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया एडवेंट नेट। इसी बीच उन्होंने ये नोटिस किया कि टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड आ रहा है, जो था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। श्रीधर ये समझते थे कि हार्डवेयर के कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ऐसे में उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए श्रीधर और उनके भाई ने मिलकर एडवेंट नेट को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदलने का फैसला किया। अब दोनों के दोनों भाई पूरी मेहनत और लगन के साथ दिन रात काम करने लगे। उनके पास मात्र 2 कंप्यूटर अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी बड़े रिसोर्सेज के अपने पहले प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। उनकी कंपनी का नाम था एडवेंट नेट और उनका पहला प्रोजेक्ट था नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको खास तौर पर छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए बनाया गया था। उस समय टेक वर्ल्ड में सभी बड़े बड़े प्लेयर्स केवल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस हाउसेस के लिए काम किया करते थे, जो कि बहुत महंगे महंगे प्रोग्राम हुआ करते थे। लेकिन दूसरी तरफ छोटे छोटे बिजनेस ओनर भी अपने कारोबार को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की तलाश में थे, मगर उनके पास कोई अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं था। श्रीधर ने इस गैप को आइडेंटिफाई किया। शुरुआत में श्रीधर ने खुद मार्केट में जाकर क्लाइंट से डील की और उसके बाद धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उनका यह बिजनेस चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे उनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी, श्रीधर को यह एहसास हुआ कि बिजनेस सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस से नहीं चलता, बल्कि कई सारे दूसरे बिजनेस स्किल्स भी जरूरी होते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट तब हुआ जब श्रीधर ने $30,000 की एक बहुत बड़ी डील साइन की, लेकिन डील फाइनलाइज होने के बाद क्लाइंट ने उन्हें कड़वा सच बताया। क्लाइंट ने यह कहा कि आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को और ज्यादा रेट में बेच सकते हो, बस आपको सेल्स के स्किल को सीखना होगा। और इस बात ने श्रीधर को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनको पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर उनको अपनी कंपनी को लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाना है तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज मात्र काफी नहीं है, उनको बिजनेस और सेल्स की भी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। और यहीं से श्रीधर ने अपनी सोच को बदल दी और तुरंत ही एक सेल्स एक्सपर्ट को हायर कर लिया, जहां पर पूरे 2 साल तक उस सेल्स एक्सपर्ट के साथ मिलकर सेल्स की बारीकियां सीखी। अभी तक यह कंपनी छोटे स्तर पर काम कर रही थी, तभी 1998 में इन्हें पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इसी साल इन्होंने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में अपने सॉफ्टवेयर को शोकेस करने का फैसला किया था, ताकि यह ग्लोबल मार्केट में भी पहचान बना सके अपनी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि यह इवेंट उनकी कंपनी की दिशा पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। हुआ यूँ था कि इस एग्जीबिशन में एक जापानीज क्लाइंट ने श्रीधर से ये पूछा कि क्या तुम हमें यही सर्विसेज छोटे पैमाने पर सस्ते में दे सकते हो। इस पर श्रीधर ने ये जवाब दिया, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और यहीं से एडवेंट नेट को उसका पहला बड़ा ऑर्डर मिल गया, जिसकी पूरी की पूरी वैल्यू $1 मिलियन की थी। और उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और यह डील कंपनी के लिए बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस डील की वजह से एडवेंट नेट का रेवेन्यू एक ही झटके में $1 मिलियन को क्रॉस कर गया, जो कि उनकी मेहनत और सही स्ट्रेटेजी का नतीजा था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही थी, वैसे वैसे चैलेंजेस भी सामने आ रहे थे। एक ऐसा बड़ा चैलेंज तब आया जब कंपनी की वैल्यूएशन $22
मिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई थी। उसी समय हुआ यूं कि एक इन्वेस्टर ने श्रीधर को 25 मिलियन डॉलर में इस कंपनी को खरीदने का ऑफर दे दिया। यह एक नई शुरू हुई कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था जिसे ठुकरा पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन श्रीधर को अपनी कंपनी और अपने विजन पर बहुत भरोसा था। उन्हें यह पता था कि उनकी कंपनी के सामने पूरी मार्केट खुली हुई है, इसलिए श्रीधर ने बिना किसी हेजिटेशन के इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो इन्वेस्टर से पैसा लेने के बजाय कंपनी को ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसको वापस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। इसके बाद श्रीधर ने कभी भी बाहरी इन्वेस्टर से पैसा लेने में रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उनका मकसद एकदम साफ था, अपनी कंपनी को अपने दम पर आगे बढ़ाना। साल 2000 तक एडवेंट नेट के पास 115 लोगों की एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी थी और उनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ को क्रॉस कर चुका था। लेकिन श्रीधर का मकसद यहीं पर रुकना नहीं था। उन्होंने जल्द ही पहचान लिया था कि उनका अगला बड़ा बदलाव क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में आने वाला है। इस वक्त दुनिया में इंटरनेट तेजी से फैल रहा था और लोग फिजिकल प्रोडक्ट की बजाय ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट हो रहे थे। इसी बीच श्रीधर को महसूस हुआ कि उनका पुराना नाम एडवेंट नेट अब कंपनी के नए विजन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। अब वो सिर्फ नेटवर्क मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए जो उनकी पहचान को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सके, और यहीं से जोहो नाम की शुरुआत होती है। असल में जोहो नाम सोहो से इंस्पायर्ड था। शुरुआत में श्रीधर अपनी कंपनी का नाम सोहो ही रखना चाहते थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि soho.com अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने इसको क्रिएटिवली मॉडिफाई करके जोहो कर दिया और यहीं से इस कंपनी को नई पहचान मिली। लेकिन जोहो के सक्सेस की सिर्फ यही एक वजह रही थी, बल्कि इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका ठोस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया करते हैं। इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक केस स्टडी पर नजर डालते हैं। बेलिस्टर माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड मुथूट फाइनेंस की एक सब्सिडरी कंपनी है। बेलिस्टर पहले एक पॉपुलर वर्क प्लेस एप्लीकेशन यूज किया करती थी, लेकिन उसके बढ़ते प्राइसेस और लोकल कस्टमर सपोर्ट की कमी की वजह से उनको काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि उनके लिए ईमेल आईडीज को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका था। उनको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन की जरूरत थी। 2019 में बेलिस्टर ने एक थॉरो इवैल्यूएशन के बाद जोहो वर्क प्लेस को सेलेक्ट किया, जिसमें सारे के सारे टूल्स एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थे। ये उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल रहा और जोहो मेल के कस्टमाइजेबल मेल बॉक्स जो 1 GB से शुरू हुआ करते हैं, उनके सभी यूजर की यूजफुलनेस के हिसाब से फिट बैठ रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट, जोहो ने उनको लोकल कस्टमर सपोर्ट दिया, जो उनके लिए बहुत बड़ा की फैक्टर था। बेलिस्टर के सीईओ धर्म शेखरन ने यह बताया कि जोहो के लोकल सपोर्ट टीम ने उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, जिसकी वजह से उन्होंने जोहो के बाय के सारे प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने का फैसला ले लिया। जोहो मेल की कैपेबिलिटीज ने भी बेलिस्टर के लिए एम्प्लॉयज ईमेल आईडी को ऑटोमेट करना बहुत आसान बना दिया, जिसकी वजह से उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो गया। जोहो वर्क प्लेस का यूज करने के बाद बेलिस्टर ने अपने वर्क फ्लो एफिशिएंसी पर 60% सुधार देखा और उनके एक्सपेंसेस भी 40% तक कम हो गए थे। और ये सारी चीजें जोहो वर्क प्लेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था, जो कि कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को स्ट्रीमलाइन करते हैं। जोहो की सक्सेस सिर्फ उनके प्रोडक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने एक अमेजिंग कदम उठाया है, जिसका नाम है जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग। श्रीधर वेम्बू को हमेशा से ये पता था कि उनकी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उनके लोग हैं, और इसी सोच के साथ उन्होंने 2004 में जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की शुरुआत की। इस स्कूल का ऑब्जेक्टिव उन स्टूडेंट्स को मौका देना है जिनमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं होने के बावजूद टेक्निकल स्किल्स सीखने का बहुत बड़ा जुनून है। ये स्कूल उन यंगस्टर्स के लिए है जो पैसों की कमी या फिर कुछ और रीजन की वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा करते हैं, या फिर जिनके पास कोई भी फॉर्मल डिग्रीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 12th पास और 10th पास वाले लोगों को भी, यानी कि स्टूडेंट्स को भी टेक्निकल जॉब्स के लिए प्रमोट किया जाता है। जोहो स्कूल में स्टूडेंट्स को 18 महीनों तक इंग्लिश, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रेजुएशन के बाद ये सारे के सारे स्टूडेंट जोहो के अंदर ही इंटर्नशिप कर सकते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को फुल टाइम जॉब का भी मौका मिलता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आज जोहो की लगभग 50% वर्क फोर्स इसी जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग के निकले हुए स्टूडेंट से हुई है। श्रीधर का विजन हमेशा से क्लियर रहा है कि स्किल्स और कमिटमेंट डिग्री से ज्यादा मायने रखा करते हैं। इसीलिए वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के बजाय छोटे छोटे शहरों के स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर टैलेंट ढूंढा करते हैं। उनके कंपनी में कई ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो सिर्फ 10वीं या फिर 12वीं पास है, लेकिन उनके अंदर बेहतरीन स्किल और डेडिकेशन है। श्रीधर वेम्बू का ये इनिशिएटिव कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अब्दुल हलीम और उनकी स्टोरी। दरअसल अब्दुल हलीम मात्र 10वीं पास थे और जोहो में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे। हलीम को HTML की थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिसे जोहो के एक एम्प्लॉय ने उनसे बातचीत के दौरान नोटिस किया था। उस एम्प्लॉय ने उनको ये ऑफर दिया कि वह अपनी शिफ्ट के बाद उनसे कोडिंग सीख सकते हैं, और यहीं से हलीम की जर्नी शुरू होती है। काम के बाद रातों में उन्होंने कोडिंग सीखना
करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वह अपनी खुद की एक छोटी सी ऐप बना देते हैं। उनकी इस ऐप को सीनियर एम्प्लॉयज ने देखा और वह इतना ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने उनकी खातिर कंपनी में एक इंटरव्यू अरेंज करवाया और आज के टाइम पर वही अब्दुल अलीम जोहो में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि इस इनिशिएटिव के सक्सेस का जीता जागता सबूत है। यह एक कहानी यह साबित करती है कि श्रीधर ने अपनी कंपनी जोहो का वर्क एनवायरनमेंट एकदम यूनिक और एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा बनाया है। यही वजह है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज का एट्रिशन रेट केवल 5.5 है। यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉयज ऐसे भी हैं जो 10 साल से भी पहले से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधर के फ्यूचर प्लान्स में भी लॉन्ग टर्म विजन नजर आता है और आने वाले समय पर वो ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं। 2030 तक उनका ये टारगेट है कि हर एक देश में उनका डाटा सेंटर अवेलेबल हो ताकि डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। आज के टाइम पर जोहो एकमात्र कंपनी नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंस्पिरेशन का भंडार है। इसने ये साबित करके दिखाया है कि भारत के छोटे शहरों से भी निकलकर ग्लोबल लेवल पर स्थित बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दिया जा सकता है। श्रीधर वेम्बू की विजनरी सोच, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति उनकी कमिटमेंट ने सिर्फ उनको सफल नहीं बनाया बल्कि उन्होंने छोटे गांव के युवाओं को भी आगे बढ़ने का बहुत अच्छा अवसर दिया है। और जोहो की यह सक्सेस स्टोरी हमको गर्व से भर देती है क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हो कि एक गुब्बारे बेचने वाले बंदे ने कैसे इतनी बड़ी MRF की कंपनी शुरू कर दी तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो जिसको मैंने आई बटन पर डाल दिया है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, गुड बाय।